हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स बनने वाले क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। सो इसके हम फर्स्ट पार्ट में मतलब इस वीडियो में हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। वैसे ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर है, लाइफ प्रोसेसेस। अब स्टार्टिंग में हमें क्वेश्चन किया है, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि हम कैसे डिफरेंस बता सकते हैं कि कोई चीज़ अलाइव है और कोई चीज़ जो है वो अलाइव नहीं है, मतलब जिंदा है और जिंदा नहीं है। इनमें हम डिफरेंस कैसे बताएंगे। अब देखो, इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग, अगर हम किसी डॉग को रन करते हुए देखते हैं, या फिर और अ काऊ च्यूइंग कड, कोई काऊ है जो क्या कर रही है, अपना कड मतलब चारा जो है वो च्यू कर रही है, चबा रही है। और अ मैन या फिर कोई हम जैसा पर्सन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट पर जोर जोर से शाउट कर रहा है, चिल्ला रहा है। वी नो दैट दिज आर लिविंग बींग्स, तो हम इन्हें देखकर तो बोल सकते हैं कि ये लोग कैसे हैं, लिविंग बींग्स है, जिंदा है। वॉट इफ द डॉग और द काऊ और द मैन वर अस्लीप, लेकिन सोचो क्या होगा, जैसे कि ये डॉग रन कर रहा है, काऊ जो है कड च्यू कर रही है और मैन शाउट कर रहा है, लेकिन अगर ये जो एक्टिविटीज़ है ये नहीं कर रहे और सो रहे हैं, चुपचाप से पड़े हैं, सो रहे हैं, तो हम कैसे बताएंगे कि ये जिंदा है या नहीं है। यस, वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, हम क्या सोचते हैं कि ये जिंदा है। मतलब देखो, कोई एक पर्सन है बेड पर सोया हुआ है, सो हम ऐसे बोलते हैं क्या ये मरा पड़ा है, नहीं बोलते है ना। तो हमें कैसे पता चलता है, वो तो सो रहा है, कैसे पता चलता है, हम देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, ब्रीथिंग कर रहा है। तो वही कॉन्सेप्ट अभी हम रीड करेंगे। बट हाउ डिड वी नो दैट, मतलब वो पर्सन सोया हुआ है, वो काऊ जो है सो रही है, हम कैसे पता लगा लेते हैं कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो जिंदा है। कैसे करते हैं, वी सी देम ब्रीथिंग, हम देखते हैं कि वो सांस ले रहे हैं, है ना। एंड वी नो दैट दे आर अलाइव, और यही देखकर हम बोलते हैं कि भाई ये लोग जिंदा हैं। वॉट अबाउट प्लांट्स, लेकिन प्लांट्स के बारे में क्या, हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, कैसे पता चलता है कि वो जिंदा है। उनकी ग्रोथ को देखकर, वो जो ग्रीन कलर के होते हैं तो ग्रीन कलर के देखकर हम बोलते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्लांट है जिंदा है। तो देखो इसका आंसर, वी सी देम ग्रीन, हम उन्हें कैसे देखते हैं, ग्रीन देखते हैं। सम ऑफ अस विल से, मतलब हम में से क्या, हम सभी ग्रीन कलर अगर देखते प्लांट का तो बोलते कि भाई ये प्लांट जिंदा है। बट वॉट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लिव्स ऑफ कलर्स अदर दैन ग्रीन, होते हैं ना ऐसे प्लांट जिनके जो लिव्स है उनका कलर ग्रीन ना होकर रेड कलर का होता है, मतलब शेड रहते कलर्स के, बराबर है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये प्लांट जिंदा है या मर गया, क्योंकि कलर्स तो ग्रीन नहीं दिख रहा है। दे ग्रो ओवर टाइम, वो भी प्लांट क्या करते, ग्रो करते हैं कुछ समय के बाद। सो वी नो दैट दे आर अलाइव, तो उनकी ग्रोथ को देखकर हम जान जाते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्लांट है भले ही ग्रीन कलर का ना दिख रहा है लेकिन इसकी ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ को देखकर हम समझ जाते हैं कि ये जो प्लांट है जिंदा है, समविल से। इन अदर वर्ड्स, देखो अब अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए इस चीज़ को तो हम क्या बोलेंगे, वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। देखो हम क्या देखते हैं कि कुछ ना कुछ मूवमेंट देखते हैं कि भाई इनमें ये जो है मूवमेंट हो रही है। सो हम बोल देते हैं कि जिंदा है, इधर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट, एज कॉमन एविडेंसेस फॉर बीइंग अलाइव, बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोविंग इज स्टिल अलाइव। लेकिन देखो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो विजिबली मतलब हम नहीं देख पाते अपनी आंखों से कि वो ग्रो करते हुए हम नहीं देख पाते, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहते। एंड सम एनिमल्स, और कुछ ऐसे एनिमल कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, मतलब देखो हम ह्यूमन बींग्स या फिर कोई एनिमल, सपोज कर लो काऊ, जब हम सो रहे होते हैं ब्रीथ करते हैं तो हमें देखकर कोई भी बता सकता है कि जिंदा है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं ब्रीथिंग करते हैं ना कुछ मूवमेंट हमारे बॉडी में थोड़ी बहुत तो भी दूसरे पर्सन को दिखती ही है। बट कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनकी वो जो मूवमेंट है, ब्रीथिंग की मूवमेंट है ना, वो भी नहीं दिखती, विजिबल नहीं रहती। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ, तो ये जो विजिबल मूवमेंट वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है ये इनफ नहीं है। मतलब कुछ ऐसे प्लांट हैं जो ग्रोथ शो नहीं करते, ठीक है, फिर भी वो जिंदा रहते हैं।
और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सांस लेते हैं बट वो मूवमेंट नहीं दिखती, विजिबल नहीं होती। तो विजिबल ये वाला जो है यहाँ पे ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकती कि भाई पर्टिकुलर पर्सन या फिर प्लांट जो है वो जिंदा है। ठीक हो गया। मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर बहुत स्मॉल स्केल पर मूवमेंट हो रही है वो तो भी इनविजिबल ही होगी, है ना, हम नहीं देख पाएंगे अगर बहुत कम इसमें वो मूवमेंट हो रही है। सो हम अपनी नेकेड आई से तो वो नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल क्या बताया, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की मूवमेंट। इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? तो फिर बताओ, ये जो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, एकदम स्मॉल स्केल पर होने वाली जो मूवमेंट है, क्या ये हमारे लाइफ के लिए नेसेसरी है, ज़रूरी है? इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, अगर हम किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट को ये क्वेश्चन करते हैं, दे विल से यस, तो वो क्या बोलेंगे, यस बोलेंगे कि ये जो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट है ये लाइफ के लिए क्या है, नेसेसरी है। In fact, viruses do not show any molecular movement in them. अब देखो, अगर हम वायरसेस की बात करें तो वो कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं दिखाते खुद में। कब तक नहीं दिखाते? अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल, मतलब किसी जिंदा, मतलब जैसे कि हम लोग हैं तो हमारी बॉडी में जब तक वो एंटर नहीं करता, हमारे बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आता, तब तक वो कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं दिखाता। कौन? वायरस। And that is partly why there is a controversy about whether they are truly alive or not. और इसी बात को लेकर कंट्रोवर्सी है कि भाई वायरसेस मतलब लिविंग थिंग में आते, नॉन लिविंग थिंग में आते, क्योंकि वायरसेस के साथ यहाँ पर क्या है कि सपोज कर लो ये कोई ऐसा सरफेस है और वायरस यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये जो वायरस है ना ये जिंदा नहीं है, लेकिन जैसे ही ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाता है तो क्या हो जाता है, वो जिंदा हो जाता है। मतलब लिविंग थिंग के अंदर अगर वो चला जाता है तो उसकी जो लाइफ है वो जिंदा हो जाता है, वो जिंदा हो जाता है। और अगर वो किसी ऐसे सरफेस पर पड़ा हुआ है, ज़मीन पर पड़ा हुआ है, कहीं पर भी, तो वो जिंदा नहीं रहता। ऐसा होता है वायरसेस के साथ। तो वायरसेस क्या नहीं करते, मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं दिखाते। वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ? तो ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है ये लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है? We have seen in earlier classes that living organism are well organized structure. इसके पहले के क्लासेस में हमने पढ़ रखा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मतलब हम जैसे, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर होता है बॉडी का। दे कैन हैव टिश्यूज़, टिश्यूज़ हैव सेल्स एंड सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम। ये बात तो हमें पता है कि बहुत सारे जो सेल्स होते हैं, देखो बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या होता है ना, टिश्यू बनता है। ठीक है, इस टाइप से ये सेल्स जो है जुड़ जाते हैं और इनसे बनता है टिश्यू। ठीक है, और इन सेल्स के अंदर क्या होते हैं, इन सेल्स के अंदर होते हैं और भी ज़्यादा स्मॉलर कंपोनेंट्स। तो इस तरीके से हमारी बॉडी बनी हुई होती है। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर्स इज़ वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। और इन्वायरमेंट की इफ़ेक्ट की वजह से क्या हो सकता है, ये जो ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड है ना नेचर का, लिविंग स्ट्रक्चर्स का, ये वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम, मतलब ब्रेक हो सकता है। इफ़ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन, और अगर ये ऑर्डर ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया, द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव, तो जो ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, मतलब हमारे जो सेल्स वगैरह होते हैं ना, ये बहुत सारे, हमारी जो बॉडी है बहुत सारे मॉलिक्यूल से बनी है, तो इनमें मूवमेंट होती रहती है। कई सारे सेल्स बनते हैं, कई सारे सेल्स मर जाते हैं। सोचो अगर जो सेल्स मर रहे वो मरते जाएंगे और नए सेल्स नहीं बनेंगे तो क्या होगा, कोई पर्सन जिंदा नहीं बचेगा, वो है ना। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। तो जो लिविंग क्रिएचर्स मतलब एनिमल, इन्हें क्या करते रहना चाहिए, अपने स्ट्रक्चर को हमेशा रिपेयर करते रहना चाहिए। मतलब सेल्स मर रहे, दूसरे सेल्स बनने चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए। सिंस ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि सभी जो स्ट्रक्चर है ये किससे बने हुए हैं, मॉलिक्यूल से बने हैं। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम, तो हर टाइम मॉलिक्यूल्स का मूव होना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नेसेसरी है। क्लियर हो गया? चलो आप देखते हैं, व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखेंगे कि ये भाई मेंटेनेंस प्रोसेस क्या होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में।
सो स्टार्ट करते हैं व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस से। वैसे लाइफ प्रोसेस ही हमारे चैप्टर का नाम है। सो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है लाइफ प्रोसेस। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी देखा हमने क्या करते रहना चाहिए, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी स्ट्रक्चर को रिपेयर करते रहना चाहिए और मेंटेन रखना है। सो ये जो मेंटेनेंस फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का मस्ट गो ऑन, ये चलते रहना चाहिए इवन वेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। मतलब कोई पर्सन ऐसे ही बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बॉडी के अंदर मेंटेनेंस फंक्शन तो चलते ही रहना चाहिए। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, मतलब जब हम क्लास में चुपचाप से बैठे हैं, जैसे अभी आप लोग वीडियो देख रहे हो, एकदम चुपचाप से बैठे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। इवन इफ़ वी आर जस्ट अस्लीप, या फिर आप कभी चुपचाप से सोए हुए रहते हो, कुछ काम नहीं करते हो, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। तो ये जो मेंटेनेंस जॉब है ना, ये आपके बॉडी के अंदर होते रहना चाहिए, ये कभी बंद नहीं होना चाहिए। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। तो ऐसी प्रोसेसेस, बहुत सारी प्रोसेसेस होती है बॉडी के अंदर, तो ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस ये टुगेदर परफॉर्म करती है मेंटेनेंस जॉब को, बॉडी को मेंटेन रखती है, तो इन्हीं को बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर हो गया? बहुत सारी प्रोसेसेस होती है बॉडी के अंदर, वो मेंटेनेंस का जॉब परफॉर्म करती है। तो इन सभी प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। क्योंकि अगर मेंटेनेंस वाला जॉब नहीं हुआ तो भाई जो पर्सन है उसकी तो डेथ होने वाली है, मतलब उसकी तो डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। सो दैट इज़ वाई इसे क्या बोला गया है? लाइफ प्रोसेसेस, क्योंकि इससे लाइफ बनती है और चलते रहती है। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। अब देखो भाई, मेंटेनेंस प्रोसेस तो हमें रखनी है अपने बॉडी के अंदर, तो ये सब क्या करती है? प्रिवेंट करती है डैमेज होने से, ब्रेक डाउन होने से। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? फिर एनर्जी चाहिए, है ना। जैसे हम बॉडी के बाहर जो फिजिकल वर्क करते हैं, हमें भी क्या चाहिए होती है? एनर्जी। अब बॉडी के अंदर इतनी सारी प्रोसेसेस हो रही है, सो इसे भी क्या चाहिए? फिर एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है? दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम लोग एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, हम खुद, ठीक है। सो हमारे बॉडी के अंदर ये जो एनर्जी जाती है हमारी लाइफ प्रोसेसेस के लिए, ये कहाँ से जाती है? बॉडी के बाहर से जाती है। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड टू दी इनसाइड। अब देखो, जो बाहर से अंदर जाती है वो क्या है? वो खाना ही है। जब हम खाना खाते हैं तो खाने में से ही हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं हम इस प्रोसेस को? न्यूट्रिशन बोलते हैं ना। अच्छे से खाना खाएंगे तो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। सो क्या होती है प्रोसेस? न्यूट्रिशन। इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल आल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। अब देखो, अब अगर हमें बॉडी साइज़ को क्या करना है? ग्रो करवाना है, ग्रोथ करवानी है किसी बॉडी की। भाई ग्रोथ तो करवानी पड़ती है सभी को, है ना, खुद के बॉडी की। जब बर्थ होता है हम छोटे से रहते हैं, बराबर है, और कुछ सालों के बाद बड़े हो जाते तो ग्रोथ होती है ना हमारी। तो ये जो ग्रोथ है इसके लिए क्या चाहिए? फिर खाना चाहिए। तो ये जो रॉ मटेरियल है ये कहाँ से आता है? हमारे बॉडी के बाहर से हम उसको एंटर करवाते हैं बॉडी में। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, तो फिर हमारी जो लाइफ है वो किस पे बेस्ड है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पे। मतलब जो हम खाते हैं उनमें कार्बन होता है। मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्सेज आर आल्सो कार्बन बेस्ड, मतलब बहुत सारे, कुछ अगर छोड़े तो बहुत सारे जो सोर्सेस है वो तो कार्बन बेस्ड ही होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेस, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। ये डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी पे, ठीक है, कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल है, वो क्या अपनी न्यूट्रिशनल प्रोसेस में ऐड करेगा। द आउटसाइड सोर्सेस ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वैरिड। अब ये जो आउटसाइड सोर्सेस है जिनसे हमें एनर्जी मिलती है ये वैरिड हो सकते हैं। वैरिड मतलब डिफरेंट हो सकते हैं। सिंस द इन्वायरमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इन्वायरमेंट किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं रहता। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन टू बिल्ट अप इन द बॉडी
एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखो यहाँ पे क्या बताया, देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन, तो क्या चाहिए, ब्रोकन डाउन करना है टू बिल्ट अप इन द बॉडी, जिससे क्या हो, बॉडी बिल्ट हो, एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, जो हम खाते हैं खाना, दैट कैन बी यूज फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट। और फिर वो जो एनर्जी बनेगी वो किसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम, बहुत सारे मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के लिए, नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर। अब देखो लिविंग स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना है हमें, तो इसके लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना ज़रूरी है, और मॉलिक्यूलर मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। सो एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी आएगी जो खाना हम खाएंगे जिसका ब्रेक डाउन होगा, सो उसके बाद बनेगी एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक, चलो अब आगे देखते हैं। एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड्स टू ग्रो। हाँ, और किसके लिए चाहिए होती है, बॉडी की ग्रोथ के लिए। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। और ये सब होने के लिए बॉडी में होती क्या है, केमिकल रिएक्शन की सीरीज, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन होती है, आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल। मतलब खाना हम खाते हैं, खाने के बाद उसका होता है ब्रेक डाउन, तो इसके लिए ये सभी प्रोसेसेस होती है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, ठीक है। अब ये जो है ना ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये हमने पढ़ रखा है कौन से चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर में। तो आप फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस देख सकते हो, ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। ओके, फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। आप देखो खाना खाते हैं हम, खाना बॉडी के अंदर चला गया, फिर वो क्या करता है खाना, अब वो ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, बराबर है। और किसकी हेल्प से एनर्जी बनती है, फिर बॉडी के अंदर जाने के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मिलकर एनर्जी बनती है। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से जा रहा है बॉडी में, बॉडी के बाहर से, आउटसाइड से जाता है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेल्यूलर नीड्स इज वॉट वी कॉल रेस्पिरेशन। अब देखो खाना तो खा लिया, अब जब तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा एनर्जी नहीं बनेगी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से जाता है, बॉडी के बाहर से जाता है। और ऑक्सीजन मतलब इनटेक करना, ठीक है ना, हम इनहेल करते, एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड करते, तो इस प्रोसेस को हम बोलते क्या है, रेस्पिरेशन। तो देखो अब तक हमने क्या देखा, न्यूट्रिशन देखा है ना, न्यूट्रिशनल, और ये रेस्पिरेशन, तो यही सब कुछ हम डिटेल में पढ़ने वाले इस चैप्टर में। तो इस पार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि हमें चैप्टर में क्या पढ़ना है। चलो रेस्पिरेशन तक हो गया, रेस्पिरेशन भी ज़रूरी है, मतलब जब तक हम रेस्पिरेशन नहीं करेंगे ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा, और जब तक ऑक्सीजन नहीं जा रहा है एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं है तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगी क्या बॉडी में, नहीं होगी, और मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होगी मतलब मेंटेनेंस की जॉब अच्छे से परफॉर्म नहीं होगी, और वो पर्टिकुलर पर्सन फिर जिंदा रह सकता है क्या, नहीं रह सकता। तो ये देखो रेस्पिरेशन भी जो है ये क्या है, हमारी लाइफ प्रोसेस ही है। क्लियर हो गया, और भी प्रोसेस के बारे में देखते हैं। इन द केस ऑफ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल अमीबा, है ना, हम जैसे लोग क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की। नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, अब इनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है कि वो वहाँ से ही क्या कर सके, फूड को अपने बॉडी के अंदर डाल सके। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए भी नहीं होता, और रिमूवल ऑफ वेस्ट, मतलब देखो हमारी बॉडी कैसे ना एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड है, हम खाना उसी पार्ट से खाते, उसी ऑर्गन से खाते हैं, और गैसेस का एक्सचेंज भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन से होता है, पर्टिकुलर पार्ट से होता है, बराबर है। और जो वेस्ट बनता है बॉडी के अंदर वो भी एक पर्टिकुलर पार्ट से ही बाहर निकलता है। बट जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इनका जो फूड हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, रिमूवल ऑफ वेस्ट में बी नीडेड बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट। तो इनका जो कंप्लीट इनकी बॉडी जो है वो खुद इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में आ जाती है। खाना खाना है, कंप्लीट बॉडी उसमें जुड़ जाती है, गैसेस एक्सचेंज करना है, कंप्लीट बॉडी का काम, और वेस्ट रिमूव करना है, सो उसमें भी। बट वॉट हैपन्स व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज एंड द बॉडी डिज़ाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। लेकिन सोचो क्या होगा, बॉडी साइज जो है ऑर्गेनिज्म का वो अगर बढ़ता जाता है, कॉम्प्लेक्स होता जाता है बॉडी डिज़ाइन। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स में नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग। देखो
यहाँ पे जो पूछा था ना हमें कि बॉडी का साइज बढ़ रहा है या ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो रहा है, बराबर है, बॉडी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारी बॉडी, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर कितने सारे ऑर्गन्स हैं, बाहर से हमें दिखते क्या, नहीं दिखते। और फिर हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है सराउंडिंग के साथ, इन्वायरमेंट के साथ। दस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द सेल ऑफ ऑल द सेल्स। तो डिफ्यूजन जो है, इसे जो नीड है ना हमारी, मतलब रिक्वायरमेंट, ओके, विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल, सेल्स की जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाएगी क्या डिफ्यूज़न मेथड से, नहीं हो पाएगी। वैसे डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में कोई चीज़ भेजना। जैसे कि अगर हम वाटर का एग्जांपल ले तो ये बहुत बड़ी हाँ बोल सकते कि यहाँ पर है ना कंप्लीट वाटर भरा हुआ है, और ये दूसरा है कि जिसमें सेम साइज़ का है, ठीक है, और यहाँ पे वाटर का अमाउंट बहुत कम है। तो वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो ये होता है डिफ्यूज़न, ठीक है। सो सिंपल डिफ्यूज़न जो है ये सेल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता अगर मल्टी सेलुलर बॉडी है तो। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट्स आर स्पेशलाइज इन द फंक्शन दे परफॉर्म। तो हमने क्या पढ़ रखा है इसके पहले, प्रीवियसली मतलब इसके पहले की क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनके जो सेल्स है ना वो क्या करते हैं, अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ द स्पेशलाइज्ड टिश्यू। पता है हमें इन स्पेशलाइज्ड टिश्यू के बारे में, कुछ ऐसे सेल्स टिश्यू जो है जुड़ जाते हैं उनसे एक ऑर्गन, और वो अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। वैसे हमारे बॉडी में सभी जो ऑर्गन से अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड विद द ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, it is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissue। तो देखो जन फूड अपटेक करते हैं तो इनके लिए भी अलग टिश्यूज़ है, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ है। हाउ एवर दिस poses a problem since the food and oxygen आर नाउ टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये तो पता है ना हमें, जैसे कि हम खाना खाते हैं और सांस लेते हैं, तो कहाँ से जाता है खाना हमारे स्टमक के अंदर, ईसोफेगस से जाता है, बराबर है, कहाँ से जाता है, ईसोफेगस से जाता है। और जो हम सांस लेते हैं वो कहाँ से जाती है, वो भी गले में से जाती है। लेकिन हमारे गले में, थ्रोट में दो पाइप होते हैं, एक खाने का पाइप होता है और एक होता है जो विंड को लेकर जाता है। तो यहाँ पे खाना और जो एयर है वो मिक्स होती हैं क्या, नहीं होती। तो स्पेशलाइज क्या है फिर यहाँ पे, टिश्यूज़ है। वाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड देम, दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो क्या चाहिए फिर, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए, फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर इन द बॉडी। तो बॉडी में यहाँ से वहाँ भेजने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। तो हम इस चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो रेस्पिरेशन के बाद किसका नंबर आता है फिर, ट्रांसपोर्टेशन। ये भी क्या है, लाइफ प्रोसेस। अगर ये नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का। When chemical reactions use a carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts। अब देखो खाना खा लिया, केमिकल रिएक्शन होती है बॉडी के अंदर, वही एसिड्स वगैरह है, वहाँ पे रिएक्शन होती है, खाना कॉम्प्लेक्स रहता है, वहाँ जाके वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो किसके हेल्प से, कार्बन सोर्सेस एंड ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी जनरेट होती है और कुछ बाय प्रोडक्ट छोड़ते हैं। बाय प्रोडक्ट मतलब जिसे हम वेस्ट बोलते हैं ना, जिसे रिमूव करते हैं हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते, ठीक है, तो वो होते हैं बाय प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट ओनली यूजलेस, वो किसी काम के नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर है ना अगर बाय प्रोडक्ट्स, तो वो किसी काम के नहीं है फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी, बट कुड इवन बी हार्मफुल, लेकिन वो हार्मफुल भी हो सकते हैं अगर हम उन्हें बॉडी के बाहर नहीं निकालते तो। These waste byproducts are therefore need to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion। अब खाना खा लिया, डाइजेस्ट हो गया, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जो भी हमारे वॉल है, स्मॉल इंटेस्टाइन के, बॉडी ने हमारी उन्हें एब्जॉर्ब करके रख लिया। जब जब नीड रहेगी उन न्यूट्रिएंट्स को वो क्या करते रहेंगे,
पास करते रहेंगे, देते रहेंगे हर एक ऑर्गन्स तक। लेकिन ऐसा करते करते क्या होता है, बॉडी में कुछ वेस्ट भी फॉर्म होता है जो हम खाते हैं, तो उससे बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, जो कि यूजलेस होता है, हार्मफुल होता है, बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो उसे बाहर भी तो निकालना है फिर बॉडी के। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू हम इस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कर देते हैं अपनी बॉडी के। तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन, ये भी बहुत ज़रूरी है, तो ये भी लाइफ प्रोसेस हो जाती है। अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर बॉडी डिज़ाइन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इसके भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं कि वही वेस्ट प्रोडक्ट बन गया तो ये इसी पार्ट में से बाहर निकलेगा। एक्सक्रीशन विल बी डेवलप, एक्सक्रीशन होता है विच मीन्स दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम सेल्स। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या करता है, अवे कर देता है इस वेस्ट को सेल से। To this excretory tissues, let us consider these various processes so essential to maintain life one by one. तो अब ये जो प्रोसेसेस हैं, लाइफ प्रोसेसेस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, इन सभी प्रोसेसेस को आगे आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में डीप में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हाँ स्पेशलाइज टिश्यू की बात की गई थी ना एक्सक्रीशन में, तो कौन सी यूज़ होती है, किडनी है ना, यूरिन को हमारे क्या करती है, निकालती है, बराबर है, मतलब प्यूरिफाई करती है, हमारे बॉडी के अंदर प्यूरिफिकेशन का काम चलता है। सो वो होती है एक्सक्रीशन प्रोसेस। तो यहाँ पे इस पार्ट को एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में भी दो टाइप के आते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक और दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक। तो हम न्यूट्रिशन वाले इसमें पहले देखेंगे ऑटोट्रॉपिक, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये पार्ट को हम एंड कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।